वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास का वो पन्ना पलटेंगे जो हमें बताता है कि सल्तनतें सिर्फ विरासत से नहीं बल्कि काबिलियत और जिद से बनाई जाती हैं। ये कहानी है शेर शाह सूरी की, एक ऐसा शख्स जो गुमनामी के अंधेरों से उठा और जिसने हिंदुस्तान पर राज कर रही मुगल सल्तनत की बुनियाद तक हिला दी। चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या हो अगर हम ये कहें कि मुगल साम्राज्य का वो सुनहरा दौर, वो महानता जिसके लिए हम अकबर को अकबर द ग्रेट कहते हैं, उसकी असली पटकथा उसके सबसे बड़े दुश्मन ने लिखी थी? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की वो हकीकत है जो अक्सर किताबों के पन्नों में कहीं दबी रह जाती है। आज हम इसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी आलीशान शाही महल से नहीं होती, बल्कि बिहार के एक छोटे से मामूली से इलाके से होती है। ये वो दौर था जब ये मान लिया गया था कि दिल्ली के तख्त पर तो सिर्फ बादशाहों और शहजादों का ही हक है। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान का अगला शहंशाह एक साधारण से सिपाही का बेटा होगा। एक ऐसा इंसान जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। बचपन में इस होने वाले सम्राट का नाम था फरीद। वो एक छोटे जागीरदार हसन खान सूर का बेटा था। अब हसन खान की कई पत्नियां और बेटे थे और फरीद अपनी सौतेली मां के बुरे बर्ताव की वजह से हमेशा खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करता था। पिता से उसका झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने घर छोड़ दिया और अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए निकल पड़ा जौनपुर की तरफ, जो उस वक्त तालीम का यानी शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था। और यहीं पर उसने प्रशासन, इतिहास और जंग की कला सीखी। देखिए, उसे विरासत में कोई सत्ता नहीं मिली थी, उसे हालातों से मिली थी जिद और ज्ञान की भूख, और यही उसे आगे ले जा रही थी। फरीद का आगे बढ़ना किसी अचानक आए तूफान जैसा नहीं था, बल्कि शतरंज की एक सोची समझी चाल जैसा था। हर कदम बिल्कुल नपातुला। 1497 में जब पिता के कहने पर उसने सासाराम की जागीर संभाली तो ये उसके लिए एक तरह का इम्तिहान था। उसने जमीन की पैमाइश करवाई, किसानों को राहत दी और भ्रष्ट अफसरों को सबक सिखाया। यहीं पर पहली बार दुनिया ने उसकी प्रशासनिक काबिलियत को देखा। फिर 1522 में वो बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की नौकरी में आ गया, जहां उसने अफगान सरदारों के बीच की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा और समझा। 1528 में एक दिन बहार खान के साथ शिकार पर जाते हुए उसने एक शेर को अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से ढेर कर दिया। उसकी इस बहादुरी से बहार खान इतना खुश हुआ कि उसे शेर खान का खिताब दे दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसकी नई पहचान थी, एक ब्रांड था। और फिर आया 1530 का साल, जब उसने चुनार के किलेदार की विधवा लाड मलिका से शादी करके चुनार का वो मजबूत किला हासिल कर लिया जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने उसे पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना दिया। अब जरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। शेर शाह के शुरुआती जीवन से जुड़े सवाल अक्सर उसकी पर्सनालिटी को समझने के लिए पूछे जाते हैं। उसकी जागीर का मैनेजमेंट उसकी प्रशासनिक समझ को दिखाता है, शेर खान का टाइटल उसके उदय का सिंबल है और चुनार पर कब्जा उसकी रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा सबूत है। अब मैदान सज चुका था उस महामुकाबले के लिए जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल यानी भविष्य तय करने वाला था। एक तरफ था शेर खान जो जमीन से उठकर अपनी जगह बना रहा था, और दूसरी तरफ था मुगल बादशाह हुमायूं जिसे बाबर से एक बहुत बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला था। ये जंग सिर्फ दो इंसानों की नहीं थी, ये टक्कर थी दो अलग अलग दुनियाओं की। एक वो जो खुद बना था और दूसरा वो जिसे सब कुछ बना बनाया मिला था। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने शेर खान के इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। हुआ ये था कि कुछ समय के लिए शेर खान बाबर की सेना में भी रहा था। वहां उसके अनुशासन और तेज नजरों को देखकर बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को साफ साफ चेतावनी दी थी, ये अफगान लोमड़े की तरह चालाक है, इससे हमेशा सावधान रहना। लेकिन हुमायूं, जिससे अपने शाही खून पर बहुत गुरूर था, इस चेतावनी की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाया। वो शेर खान को बस एक मामूली सा अफगान सरदार समझता रहा, और यकीन मानिए यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इन दोनों प्रतिद्वंदियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था शेर खान, चालाक, महत्वाकांक्षी, जिसने अपनी जगह खुद बनाई थी, और एक ऐसा मास्टर रणनीतिकार जो दुश्मन से 10 कदम आगे की सोचता था। तो दूसरी तरफ था शहंशाह हुमायूं, जिसे सत्ता एक थाली में सजा कर दी गई थी। वो अक्सर लापरवाह रहता, ऐशो आराम में डूबा रहता और फैसले लेने में बहुत देर करता था। जब उसे फौरन एक्शन लेना चाहिए था तब वो जश्न मना रहा होता था, और जब उसे सब्र से काम लेना चाहिए था तब वो जल्दबाजी कर बैठता। शेर खान ने हुमायूं की इन्हीं कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया।
1539 में चौसा की लड़ाई में जब हुमायूं की सेना गंगा नदी के किनारे डेरा डाली हुई थी और मॉनसून की बारिश से परेशान थी, शेर खान ने रात के अंधेरे में अचानक धावा बोल दिया। मुगल सेना में ऐसी भगदड़ मची कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। खुद हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत नदी में कूदना पड़ा, जहां एक भिश्ती निजामुद्दीन ने उसकी जान बचाई। इस एक जीत ने शेर खान का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। फिर ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर खान ने अपनी छोटी लेकिन डिसिप्लिन सेना को इस तरह से जमाया कि हुमायूं की विशाल मुगल सेना बिना लड़े ही हार गई। बारिश की वजह से मुगलों की तोपें बेकार हो गईं और सेना में ऐसी भगदड़ मची कि वो पूरी तरह से बिखर गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चौसा और कन्नौज की लड़ाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें अक्सर शेरशाह की सैन्य रणनीति और हुमायूं की हार के कारणों पर सवाल पूछे जाते हैं, और मुख्य कारण थे शेर खान का गुरिल्ला वॉरफेयर, सही समय पर हमला करना, और हुमायूं का अपनी ही सेना पर कमजोर कंट्रोल। कन्नौज की हार ने सब कुछ तय कर दिया। हुमायूं के पास हिंदुस्तान छोड़कर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो अगले 15 सालों तक सिंध और फारस के रेगिस्तानों में एक आम शरणार्थी की तरह भटकता रहा, और दिल्ली के तख्त पर, जिसे बाबर ने बड़ी मेहनत से जीता था, अब एक नया शहंशाह बैठा था, शेर शाह सूरी। एक मामूली जागीरदार का बेटा अब हिंदुस्तान का मालिक बन चुका था, और इसी के साथ सूर साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन शेरशाह की असली कहानी तो अब शुरू होती है। उसकी महानता सिर्फ जंग जीतने में नहीं थी। इतिहास में कई राजाओं ने जंगें जीती हैं, लेकिन इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो एक बेहतर सिस्टम बनाते हैं। शेरशाह ने अपने सिर्फ 5 साल के छोटे से शासन में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम उसने किया अर्थव्यवस्था को ठीक करने का। सोचिए, उस वक्त पूरे देश में अलग अलग वजन, अलग अलग शुद्धता के सिक्के चलते थे, जिससे व्यापार करना बहुत मुश्किल था। शेरशाह ने इस पूरी खिचड़ी को खत्म किया और एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया, 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का, जिसे नाम दिया रुपया। ये रुपया इतना शुद्ध और इतना स्टैंडर्ड था कि सदियों तक मुगल और फिर अंग्रेज भी इसी पर आधारित करेंसी सिस्टम चलाते रहे। आज जो भारतीय रुपया हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जड़ें भी कहीं न कहीं शेरशाह के इसी सुधार से जुड़ी हैं। सिक्के पर फारसी के साथ साथ देवनागरी लिपि में भी उसका नाम लिखा होता था, जो दिखाता है कि वो आम जनता से भी जुड़ना चाहता था। इस एक सुधार ने पूरे साम्राज्य में व्यापार को बहुत आसान बना दिया और अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार दिया। अब जरा सोचिए, सिर्फ 5 सालों में उसने और क्या क्या किया। उसने व्यापार और सेना के आने जाने के लिए सड़क आजम को बंगाल से पेशावर तक पक्का करवाया, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। हर कुछ किलोमीटर पर उसने सराय बनवाई, जहां व्यापारी और मुसाफिर रुक सकते थे। ये सराय सिर्फ होटल नहीं थीं, बल्कि डाक चौकी और खुफिया जानकारी का भी केंद्र थीं। किसानों के लिए उसने पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरू की। पट्टा वो कागज था जिसमें लिखा होता था कि किसान के पास कितनी जमीन है और उसे कितना टैक्स देना है, और कबूलियत उस पर किसान की सहमति का दस्तावेज था। इससे किसानों को सुरक्षा मिली और सरकार को एक फिक्स्ड आमदनी। टैक्स की दर भी जमीन की पैमाइश और उसकी पैदावार के आधार पर तय की जाती थी, जो कि कुल उपज का 1/3 हिस्सा थी। ये उस जमाने में एक बहुत ही निष्पक्ष व्यवस्था थी, और विद्रोहों को रोकने के लिए उसने बंगाल जैसे बड़े सूबों को छोटे छोटे जिलों यानी सरकारों में बांट दिया, और हर सरकार में अलग अलग अफसर नियुक्त किए, ताकि कोई एक आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर ना बन सके। ये एक राष्ट्र निर्माता की सोच थी, किसी आम राजा की नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शेर शाह के प्रशासनिक सुधार सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक हैं। उसकी राजस्व प्रणाली, मुद्रा सुधार और संचार व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल बनते हैं। लेकिन वो एक प्रैक्टिकल शासक भी था। वो जानता था कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि समझदारी से चलता है। 1544 में मारवाड़ के राजपूतों ने गिरी सुमेल की लड़ाई में उसे लगभग हरा ही दिया था। बड़ी मुश्किल से जब वो जीता तो उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत लगभग खो चुका था। इस एक लाइन से उसकी सोच का पता चलता है। वो समझ गया था कि बेवजह की लड़ाइयों से साम्राज्यों को खतरा हो सकता है, और स्थिरता ही सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसका शासन पूरी तरह बेदाग नहीं था। 1543 में रायसन के किले की जीत उसके चरित्र पर सबसे गहरा धब्बा मानी जाती है। यहां उसने राजपूत शासक पूरनमल को कुरान की कसम खाकर सुरक्षित किले से बाहर आने का वादा किया, लेकिन जैसे ही पूरनमल और उनका परिवार बाहर आया, शेर शाह की सेना ने अपना वादा तोड़ दिया और उन पर हमला कर दिया। राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया और पुरुषों ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी।
ये घटना दिखाती है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए शेर शाह किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे वो धोखा ही क्यों ना हो। अब कहानी अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर आ पहुंची है। शेर शाह की जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि उसका बनाया हुआ वंश तो सिर्फ 15 साल चला, लेकिन उसके बनाए हुए विचार और उसका बनाया हुआ सिस्टम अमर हो गया। और यहीं से हमें उस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है जो हमने एकदम शुरू में पूछा था। जरा इस चार्ट को देखिए, ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। एक तरफ है सूर साम्राज्य जो चला सिर्फ 15 साल, और दूसरी तरफ है मुगल साम्राज्य जिसने 300 से ज्यादा सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। तो फिर शेरशाह की विरासत क्या थी? क्या वो इतिहास का बस एक छोटा सा चैप्टर था? जी बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि 1545 में कालिंजर के मजबूत किले को घेरने के दौरान उक्का नाम का एक गोला बारूद के ढेर से टकरा गया और एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस हादसे में शेरशाह बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के साथ ही सूर साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और नाकाबिल साबित हुए। वो आपस में ही लड़ते रहे और सिर्फ 10 साल बाद 1555 में हुमायूं ने वापस आकर दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन असली बात तो अब है। शेरशाह का बनाया साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसके विचारों का साम्राज्य अगले 300 सालों तक भारत पर राज करता रहा। जब हुमायूं और उसके बाद अकबर ने सत्ता संभाली तो उन्हें विरासत में एक तैयार प्रशासनिक ढांचा मिला, एक ऐसी बेहतरीन मशीनरी जो पहले से ही शानदार तरीके से काम कर रही। हम अकबर को महान कहते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो था, लेकिन उसकी महानता इस बात में भी थी कि उसने अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन के काम की अहमियत को पहचाना और उसे अपनाया। अकबर की मशहूर भूराजस्व प्रणाली, जिसे दहसाला या जब्ती सिस्टम कहते हैं, वो शेर शाह के मॉडल का ही एक एडवांस्ड वर्जन थी। मुगलों का रुपया सीधे सीधे शेर शाह के सिक्के पर आधारित था। प्रशासन के लिए सरकार और परगना का जो बंटवारा शेर शाह ने किया था, उसे वैसे का वैसा ही रखा गया। और सबसे बड़ा सबूत, शेर शाह का राजस्व एक्सपर्ट राजा टोडरमल आगे चलकर अकबर का वित्त मंत्री बना। टोडरमल वो जीता जागता पुल था जिसने शेर शाह की नीतियों को मुगल साम्राज्य में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। सच तो यह है कि मुगलों ने उस दुश्मन की बनाई नींव पर अपनी शानदार इमारत खड़ी की जिसे उन्होंने ही हराया था। शेर शाह का सिस्टम इतना शानदार था कि उसे अपनाने के अलावा मुगलों के पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो सवाल फिर से वही है, क्या यह गुमनाम योद्धा ही उस महान साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट था जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं? अकबर ने बेशक उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की, लेकिन उस नींव का पहला और सबसे मजबूत पत्थर शेरशाह सूरी ने ही रखा था। इतिहास अक्सर जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन कभी-कभी एक साम्राज्य की असली कहानी उसके हारे हुए दुश्मन की विरासत में छिपी होती है। जाते जाते हमारे VDG एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किन तथ्यों पर और जानकारी चाहिए।